हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस्परस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद सबको अच्छे ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को और देखते हैं क्लास 8 के 7 जुलाई को होने वाले सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस एसएसटी की परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न को। जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए वो आपके मॉडल पेपर के बेसिस पे है। मतलब जैसे कि आपका मॉडल पेपर जारी नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं अन्य सब्जेक्ट में, उसी के आधार पर ये पैटर्न बनाया गया, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और सामाजिक विज्ञान में यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, साइंस का एग्जाम आपका खत्म हो गया होगा। तो चलिए आज से पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान और आई होप आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन मैं बता दूं कि सोशल साइंस जो है आपका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं। उसमें से आपके राजनीतिक शास्त्र है जी पहला सब्जेक्ट, दूसरा आपका इतिहास है और तीसरा आपका भूगोल है। ये 3 सब्जेक्ट है जो कि थोड़ा सा लंबा आपका पड़ जाता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा वीडियोस होगा। टेंशन फ्री रहिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तैयारी कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही डियर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इनका हेल्प ले सके। और हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि और भी वीडियो जो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सके। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे? ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे? तो कालीकट पहुंचे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जी, काला सोना किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को काला सोना या तरल सोना कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम को आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा अगर आपको नहीं लिखना तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, या फिर अगर बड़ा लिखना तो लिख सकते हैं पेट्रोलियम और उसके उत्पादों को काला सोना या फिर तरल सोना कहते हैं। ठीक है, अगला है जी सवाल के तीसरा नंबर, किसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है? सिपाही विद्रोह किसे कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। कब की क्रांति मेरे प्यारे साथियों? 1857 मेरे दोस्तों, 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है जी चौथा नंबर सवाल दिया गया, आर्थिक क्रियाएं की कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ अलग अलग लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताएं। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है मेरे प्यारे साथियों वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया जिसमें कृषि आती है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया जिसमें उद्योग आते हैं, और तृतीयक आर्थिक क्रिया जिसमें सेवा आते हैं। ठीक है, इस जगह पे और यहाँ पे छूट गया तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इस जगह पे जैसे यहाँ कृषि के पहले हाइफन लगा हुआ है, उसी तरह यहाँ पे उद्योग के पहले और यहाँ पे सेवा के पहले लगा हुआ है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा ग्रुप को, आपको पीडीएफ आपके एग्जाम से 1 दिन पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा जाए आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 3 प्रकार के, प्राथमिक आर्थिक क्रिया, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तृतीयक आर्थिक क्रिया। प्राथमिक में आता है कृषि, द्वितीयक में आता है उद्योग, तृतीयक में सेवा। ये चीजें आप याद रखिएगा। अगला है जी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? बहुत इजी सा प्रश्न है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। किसने जी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अगला है, किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? तो इनका जो सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालांकि कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि क्या सर क्वेश्चन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप जो बता रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ जी, क्वेश्चन देखिए, मैं अगर इसमें 24 प्रश्न कराऊंगा तो 2-4 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, 10 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसकी कोई संभावना गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप जितना हम कराते हैं सारे के सारे वीडियोस देखते हैं, जैसे कि हमने साइंस में बहुत सारे वीडियो 5-6 वीडियो कराए थे, सारे के सारे अगर वीडियो देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 30-40 नंबर तो ला ही लेंगे, मिनिमम 30-40 नंबर, क्योंकि हम तो सारे क्वेश्चन उठा लिए थे साइंस में। हालांकि इसमें हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 ही दिन का समय मिलेगा आपको 6 तारीख का, तो थोड़ा कम होगा, इसलिए हमने इसमें मिसलेनियस वीडियो को उठाया, चैप्टर वाइज ना उठा के मिक्स क्वेश्चन लिया, ताकि जो भी क्वेश्चन हो वो इंपॉर्टेंट मिल जाए। तो उम्मीद है आपके यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो पैसेंस के साथ देखिए, बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अगला जी, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे मिला?
तो याद रखिएगा जी, सती प्रथा को जो दूर करने का श्रेय मिला था उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसका नाम याद नहीं रहेगा तो हम LBL बोलते हैं, LBB बोलते हैं। ठीक है, LBB लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, LBB लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला जी, हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए कार्यक्रम है। इसमें अच्छे बीज, खाद तथा सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन किया जाता है। क्या बोला गया? हरित क्रांति क्या है जी? तो हरित क्रांति कृषि में अधिक उत्पादन करने के लिए एक कार्यक्रम है। हरित क्रांति क्या है? एक कार्यक्रम है। किस चीज में? तो कृषि में। क्या करने के लिए? अधिक उत्पादन करने के लिए। इसमें अच्छे बीज, अच्छे खाद तथा सिंचाई की मदद से अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला जी सवाल है 10वां नंबर, ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ज्योतिबा फुले जी कौन थे ये देखते हैं। तो ज्योतिबा फुले जो थे वो 10वां नंबर सवाल पूछा गया है। तो इसमें लिखना है कि समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था। तो समाज सेवी जिसको कहते हैं, समाज सुधारक जिनको कहते हैं, तो उनमें से महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था, मतलब आगे था। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। तो ज्योतिबा फुले ही वो आदमी थे जिसने लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल भी खोले। तो ज्योतिबा फुले कौन थे? तो एक बार मैं बता दूं, तो समाज सुधारकों में महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का स्थान अग्रणी था। उन्होंने भारत में महिलाओं की दशा सुधारने हेतु और लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और इसके लिए लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले गए। ठीक है, अगला है जी 11वां नंबर, गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या ऐलान किया था? याद देखिएगा, गवर्नर जनरल डलहौजी का जो ऐलान था उसने क्या था? रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। यही ऐलान किया था उसने कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। ठीक है, अगला है जी क्वेश्चन 12वां नंबर, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी? तो देखिए आंसर उत्तर में दिया गया है, यूरोप में भारतीय कपड़ों, विशेषकर सूती कपड़ों जो बुनकरों द्वारा निर्मित होता था, की भारी मांग थी। कौन से कपड़ों की भारी मांग थी? तो यहाँ पे लिखा गया है, यूरोप में भारतीय कपड़ों, विशेषकर सूती के कपड़ों जो बुनकरों द्वारा निर्मित होता था, ठीक है, की भारी मांग थी। इन वस्त्रों में सूती वस्त्र, मसलिन, कैलिको, छीट आदि प्रमुख थी। अगर आपको ये सब नाम नहीं याद रखती है तो कोई दिक्कत नहीं जी, यहाँ तक आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला है, जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो जूट के मुख्य उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो भारत और बांग्लादेश जूट के मुख्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, भारत और बांग्लादेश जो है जूट के वो मुख्य उत्पादक देश हैं। इसके अलावा चीन, उज्बेकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम भी इसकी खेती होती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ तक याद नहीं रखे तो आप यहाँ तक ही लिखिए। हम इतना ज्यादा क्यों दे देते, कंटेंट में थोड़ा सा ज्यादा आपको दे देते हैं ताकि प्यारे बच्चों अगर आप भूल भी जाए ना तो आप बेहतरीन तरीके से आप याद रख सकते हैं। साथ ही ट्यूटर्स अगर आपको थोड़ा सा भी याद रहे तो लिख सकते हैं और आपके लिए बेनिफिट हो कि अगर आप यहां तक याद कर लिए तो इतना अगर आप ज्यादा कर लेते हैं तो आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा ना वो बेहतरीन नंबर देगा। भाई 3 मार्क्स का है तो आपको 1 नंबर भी नहीं काटेगा, 3 में 3 दे देगा, क्योंकि बेहतर लिखेंगे तो बेहतरीन मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है, अगला है जी, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? भारत के जो कपड़े थे ना एक समय ऐसा था जो विश्व भर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होते, तो उनका क्या कारण है? तो देखिए लिखा गया है कि भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। किसके लिए? तो गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मलमल अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र से प्राप्त कैलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। जमादनी बुनाई, पटोला बुनाई, बंडाना डिजाइन आदि के यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। भारतीय कपड़े अपनी छपाई की डिजाइन के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध थे। तो ये सब रीजन है जो कि भारत के कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध थे। अगला है 15वां नंबर सवाल, भारतीय सैनिक ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया था या मना क्यों किया था? तो भारतीय सैनिक के द्वारा एक ऐसा समय था 1857 के शायद जिसमें राइफल का प्रयोग करने का मतलब कि प्रयोग करना मना कर दिया था। क्यों? तो लिखा गया नई एनफील्ड राइफल में कारतूस, एनफील्ड आपको याद नहीं रहे तो छोड़ दीजिएगा, लिखिएगा नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर बंदूक में भरना पड़ता था।
ठीक है। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों की धार्मिक आस्था पर चोट थी। इस वजह से भारतीय सैनिक की नई राइफल का प्रयोग करने से मना किया गया था। तो जब बांग्लादेश में 1857 में एक बार युद्ध छिड़ा था, तो वहां के जो सेना थे उसमें अफवाह फैली थे कि भारत के जो मतलब भारतीय सैनिक जो थे उसमें जो नई राइफल दी गई है जी, उसमें क्या किया जा रहा है, सूअर और गाय के जो चर्बी का यूज किया जाता है, जिनके कारण दोनों की आस्था पर चोट पड़ता था। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू का जो पशु है, जिसको माननीय पशु या सम्मानीय दिया जाता है, गाय को दिया जाता है, वही मुसलमान में सूअर को दिया जाता है। तो उसमें क्या हुआ था कि जब ये अफवाह फैल गई थी कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का यूज किया जाता था, तो दोनों के धर्मों की आस्था पर चोट पहुंची थी, जिसके कारण भारतीय सैनिक की नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया था। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, और मना इसलिए किया था क्योंकि उनको मुंह से काटना पड़ता था। और आपको पता है कि हिंदू समाज में गाय को माता माना जाता है, वहीं मुसलमान में शायद सूअर को माता माना जाता है, जिनके कारण क्या उनका अपने माँ का मतलब कि ये बोल सकते हैं माँ का मांस खाना ठीक नहीं है। हालांकि मैं बोल भी नहीं सकता उतना ज़्यादा, क्योंकि बोलने में भी खराब लगता है, तो आप समझ सकते हैं बाकी चीज़ों को। अगला है जी, बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना ना जी, ये क्वेश्चन आपके क्लास 10th में भी पूछे जाएंगे। आप अभी 8th में है, 9th में जाओगे, अगला बार 10th में जाओगे तो 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुउद्देशीय परियोजना और सामाजिक विज्ञान में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, जो कि अभी से आप पढ़ लेते हो तो बहुत ज्यादा बेनिफिट अभी भी होगा। तो अगला है जी, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ क्या है। तो इनके लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है बाढ़ नियंत्रण। बहुउद्देशीय परियोजना किसको कहते हैं जी, बहुत वृहत क्षेत्र में एक डैम या फिर तालाब का निर्माण करना। एक डैम का बहुत बड़ी वृहत क्षेत्र में कोई भी डैम का निर्माण कर देना, मतलब कि पानी, जैसे कि यहाँ पे नदी थी जी, नदी की पानी को यहाँ पे रोक दिया गया, एक बड़ा सा डैम तैयार किया गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना या फिर परियोजना। तो इसमें क्या होगा, बाढ़ नियंत्रण होगा। बहुत ज्यादा पानी आएगा, अगर हम इसमें स्टॉक कर लें तो बाढ़ नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सिंचाई के लिए जलापूर्ति। यहाँ पे हमने पानी को स्टॉक कर लिया जी, तो इससे हम काट के टनल निकाल के क्या कर सकते हैं, सिंचाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। विद्युत उत्पादन भी, बहुत ज़्यादा पानी का भंडारण है तो विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। पेयजल की उपलब्धता, पानी के पीने की कमी नहीं होगा। मछली पालन भी कर सकते हैं। तो ये सब लाभ हैं। हालांकि इसकी कुछ हानियां भी है। हानियां क्या है कि अगर हम ज़्यादातर ये बहुउद्देशीय नदी परियोजना का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी अड़ने के कारण, रुकने के कारण एक लंबे क्षेत्र तक जाएगा, जिसमें वहाँ की जो जीविकाएँ हो वो नष्ट हो जाएगी। वहाँ पर जो रहने वाले मनुष्य हैं उनके घर उजड़ जाएंगे, तो उन्हें दूसरे जगह स्थापन करना होगा या परिस्थान करना होगा। तो ये सब चीजें उनकी हानियां भी है। ठीक है, अगला है जी 17वां नंबर सवाल, बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है। तो बाल विवाह अधिनियम जो 2006 है उनमें क्या प्रावधान है, तो चलिए देखते हैं। बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान है कि बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की की विवाह का उम्र क्रमशः 21 वर्ष या एवं 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाए। बाल विवाह किसको कहते हैं जी, बाल में समझ रहे हैं जी छोटे, और विवाह में विवाह मतलब शादी। तो जो पुरुष लड़के की शादी थी का उम्र रखा गया था 2006 में, वो 21 वर्ष रखा गया था, और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। अगर 21 साल से पहले यानी कि 20 साल 19 साल में अगर लड़कों की शादी कर दिया जाए तो उसे बाल विवाह कहते थे, और अगर 18 वर्ष से नीचे में लड़कियों की शादी कर दिया जाए, 17 साल 16 साल 14 साल, तो इसे हम लोग लड़कियों की बाल विवाह कहते थे। हालांकि 2006 में यह प्रावधान था कि लड़कों और लड़कियों की उम्र 21 और 18 वर्ष क्रमशः थी, लेकिन अब 2022 के मौजूदा नियम से 2022 में और 2021-22 में एक नियम लागू किया गया है, जिसमें लड़कों और लड़कियों की उम्र को समान कर दिया गया, 21 वर्ष विवाह की उम्र कर दी गई है। हालांकि ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, तो आपके वहां 2006 वाला ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको लिखना है जी, बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़कियों एवं लड़कों का विवाह क्रमशः 21 वर्ष एवं 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाए, तो उसे बाल विवाह कहते हैं। अक्सर ये आप गाँव में सुनते होंगे। दूसरा रीजन है, प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और वह किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से शादी करता है, तो उसे कानूनन में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। कहा गया है जी, कोई भी लड़का 21 वर्ष से कम उम्र का है और लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है और वो दोनों की शादी हो जाती है, तो उसमें कानूनन में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। मतलब कानूनन उस पर FIR किया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है लड़का और लड़की दोनों पे।
अगला है जी, बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम श्रेणी के जिला न्यायाधीश के पास शिकायत या सूचना दर्ज कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो बाल विवाह को रोकना चाहता है, अगर आप गांव देहात कहीं भी सुनते हैं कि फलानवा के लड़की का विवाह या लड़का का विवाह पहले हो रहा है, 21 वर्ष या 18 वर्ष से पहले हो रहा है, अगर उनके विवाह को आप रोकना चाहते हैं तो आप बाल विवाह के प्रथम श्रेणी के जिला न्यायाधीश के पास शिकायत कर सकते हैं, या जिला न्यायाधीश के पास, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाके आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 प्रावधान किए गए थे 2006 में। अगला है जी 18वां नंबर सवाल, जीवाश्म ईंधन क्या है? तो जीवाश्म ईंधन क्या है? जैविक तत्व के अपघटन एवं कायांतरण से उत्पन्न या भूगर्भ में बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो यही लिखना है कि जैविक तत्व के अपघटन एवं कायांतरण से उत्पन्न या भूगर्भ में बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष लाखों वर्षों तक भूगर्भ में दबे रहकर ताप और दाब के कारण परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन बनते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, या तो आप ऊपर वाले लिख सकते हैं या फिर नीचे वाले लिख सकते हैं, या दोनों लिख सकते हैं, आपको जो याद रहे। आप ये भी लिख सकते हैं कि पौधों और जानवरों के अवशेष लाखों वर्षों तक भूगर्भ में दबे रहने के कारण ताप और दाब के कारण परिवर्तित होकर जीवाश्म ईंधन बनाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। कौन कौन सा जी? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। अगला है जी 19वां नंबर सवाल, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी? आपने झांसी की रानी सीरियल देखे होंगे, तो वो एक रियल कहानी है जिस पर वो सीरियल को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो देखिए क्या लिखा गया, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प लिया था। रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प लिया था। रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई। तो ये था 19वां नंबर सवाल जी। अगला है 20वां नंबर सवाल कि झारखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे शुरू हुई? तो झारखंड में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई और कैसे शुरू हुई? तो झारखंड में 12 जून 1857 की क्रांति की शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव से हुई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए झारखंड में जो 12 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई वो वर्तमान में अभी देवघर के नाम से जाना जाता है, देवघर के रोहिणी गांव से। और देवघर आप बाबा बैद्यनाथ धाम से समझ सकते हैं अगर आप झारखंड के इस जिले से रूबरू नहीं है तो झारखंड में 12 जून 1857 की क्रांति शुरुआत वर्तमान देवघर के रोहिणी गांव से हुई। दानापुर कैंट में सिपाही एवं साहबाद के बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहां के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह की आग देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, रांची स्थित सैनिकों के बीच में फैल गई। कालांतर में सैनिकों को आम जनता का समर्थन मिलने लगा। तो 1857 की क्रांति हमारे होम डिस्ट्रिक्ट देवघर से ही हुई थी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि 1857 की क्रांति देवघर से शुरू हुई। कैसे शुरू हुई? तो दानापुर कैंट में सिपाही एवं साहबाद के बाबू कुंवर सिंह के द्वारा किए गए विद्रोह की सूचना ने यहाँ के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह की आग देवघर, रामगढ़, चाईबासा, हजारीबाग, चतरा, रांची स्थित सैनिकों के बीच में फैल गई। कालांतर में सैनिकों को आम जनता का समर्थन मिलने लगा और धीरे धीरे आंदोलन क्या होगा, उग्र होने लगा और आगे बढ़ने लगा। ठीक है, अगला है जी 21वां नंबर सवाल, टिस्को की स्थापना क्यों की गई? तो चलिए देखते हैं। 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बनी स्टील का आयात कर रहा था। मतलब ब्रिटेन में जो स्टील बनती थी उनको भारत खरीद रहा था। यहाँ लो अयस्क एवं कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में जी बहुत ज्यादा लो अयस्क और कोयले के भंडार थे, लेकिन यहाँ के कोयले और ये लोहे के भंडार को निर्यात मतलब
मतलब बाहर भेजा जाता था, लेकिन यहाँ पे लोहा नहीं बनाया जाता था, वो स्टील नहीं बनाया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफी बढ़ गई। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध में बढ़ती मांग ने इसके विकास को बल दिया। इसके 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। तो मतलब टिस्को की स्थापना यहाँ पे भारत में की गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेलवे में जो विस्तार किया गया, रेलवे की पटरियों को बनाने के लिए यूज किया गया, तब यहाँ पे टिस्को की स्थापना की गई। तो चलिए एक बार मैं दोबारा इसको पढ़ लेता हूँ कि 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन से बने स्टील का आयात कर रहा था। यहाँ लोह अयस्क व कोयले के विशाल भंडार थे, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफी बढ़ गई। इस मांग की पूर्ति और व्यापारिक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बढ़ती मांग ने इसका विकास को बल दिया। इसके 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। सोशल साइंस ना जी बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं कितना आसान लगा होगा ये उत्तर आपको ना। चलिए अगला है 22वां नंबर सवाल, पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है या कहा जाता है, कारण बताएं। तो पटसन को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके चमकीले सोनारे रंग के कारण, चमकीले सोनारे रंग के कारण होते हैं। पटसन के उपयोग कई वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, जैसे कि जूट की रस्सी, जूट के थैले आदि में। बाजार में वर्तमान में इसकी मांग कम हो रही है, क्योंकि बहुत से किसान इसको उगाने में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि किसानों को इसका सही दाम नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो पटसन को नहीं उगाते हैं। तो पटसन को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है जी? तो पटसन को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके चमकीले सोना रंग के कारण होता है, चमकीले सोना जैसे रंग के कारण होता है। पटसन का उपयोग क्या क्या करने के लिए किया जाता है? बहुत चीज बनाने के लिए, जैसे जूट की रस्सी, जूट के थैले। लेकिन वर्तमान बाजार में इसकी मांग कम हो गई। कारण है कि इसे उगाने में किसान रुचि नहीं रखते, क्योंकि किसानों को इसका सही दाम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण पटसन नहीं उगाते। अगला है 23वां नंबर सवाल जी, भारत ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं? भारत में कभी एक ऐसा दौर गुजर रहा था जब भारतीय नागरिक सोच रहे थे कि अंग्रेज जो है उन्हें ईसाई बनाने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिएगा, उसके बाद अपने टूटी फूटी भाषा में जैसे समझ में आए वैसे लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में सबसे पहले लिखा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब कि जैसा आपको टूटी फूटी भाषा आ रही है उसी में आपको आंसर देना है। हाँ, आपको खोटा नहीं लिख देना, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना। हिंदी का एग्जाम है, हिंदी में लिखिए। सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है, अगर आप हिंदी मीडियम से हिंदी में लिखिए, इंग्लिश से इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं, लिखना है जी, कंपनी सरकार ने समाज सुधार के अनेक काम आरंभ किए। इन कार्यों में भारतीय सामाजिक जीवन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। सती प्रथा, नरबलि को बंद करने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कानून बनाया गया। यद्यपि ये कानून भारतीय समाज के लिए हितकर थे, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार चाहते हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, स्त्री शिक्षा का प्रसार, रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था होने से उन्हें आशंका और बढ़ती गई। 1856 में पारित विधेयक ने उनकी आशंका को और बल दिया। इस विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति का हकदार माना जाएगा। ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने से भारतीय बौद्धिक वर्ग भी कंपनी से नाराज हो गया। उसके बाद लिखा गया, नाराज हो गया। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। भारत के अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे। इसलिए इसी कारण से वे ईसाई धर्म को स्वीकार करने वाले को सरकारी नौकरी, उच्च पद एवं अनेक सुविधाएं प्रदान कर देते। अंग्रेजों की इसी नीति ने हिंदू मुसलमान में कंपनी में प्रति घृणा पैदा कर दी। इन्हीं कारणों से भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। तो बिल्कुल इजी से आपने समझा जी। क्या समझा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ उनका सारांश। समझा कि कंपनी के समाज में सुधार के लिए आरंभ किए गए, उसमें बहुत तरह के सती प्रथा, नर बलि बंद करने का तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने का काम किया गया। भारत में कई तरह की सभ्यताएं थी जी, पहले सती प्रथा थी और नर बलि थी, तो ये सब चीजें थी। तो उन्हीं को बंद करने के लिए अंग्रेज ने सोचा और विधवा का विवाह कराने का भी प्रस्ताव अंग्रेज ने लाया। लेकिन धीरे धीरे भारत को ऐसा लगने लगा कि ये सब चीजें तो
जो विदेशी चीज है, अंग्रेजी चीज है, ईसाइयों का चीज है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके बाद एक अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने लगा, स्त्री शिक्षा का प्रसार होने लगा, रेल डाक आदि व्यवस्था होने से उनको लगने लगा कि जो है अब अंग्रेज सब भारत में बहुत ज्यादा समय के लिए रहेंगे और इससे वो अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, ईसाई धर्म को बढ़ावा देंगे। और एक 1856 में विधेयक पारित किया गया कि उसमें व्यक्तियों को, ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को पैतृक संपत्ति दिया गया, उसे सरकारी नौकरी दी जाने लगी। मतलब कि आप अगर दूसरे हिंदू धर्म के या मुसलमान धर्म के हो तो आप ईसाई धर्म में आओ तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने लगे। तो इससे लगने लगा भारतीयों को कहीं ना कहीं अंग्रेज अब ईसाई धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, इसीलिए भारत ये सोचने लगे थे। अगला जी 24वां नंबर सवाल और ये अंतिम सवाल है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन भी 10th में पूछा जाता है। तो गैर परंपरागत और ऊर्जा के स्रोतों में निम्नलिखित अंतर है। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा में निम्नलिखित अंतर है, यहां पे लिखना है। परंपरागत ऊर्जा के वे स्रोत हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, वे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय में से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं वे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। दूसरा है, यह सीमित संसाधन और संभाव्य संसाधन है, इसका केवल एक ही बार उपयोग किया जा सकता है। जैसे जी कोयला का आप एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। अगला यह अनवीकरणीय संसाधन है, इसका प्रयोग से प्रदूषण क्या होता है? इसका प्रयोग से प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो यहाँ तक थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, परंपरागत है, गैर परंपरागत छूट गया, जो कि हम अगली वीडियो में करा देंगे। तो परंपरागत तक यहाँ तक आपने 24 क्वेश्चन को देखा, जो कि आपको समझ में आई होप आया होगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले और भी वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और भी सब्जेक्ट और 9th 10th हमेशा आपको हेल्प करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए दोस्तों में जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, क्योंकि भगवान का एक रूल है, अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी भी हेल्प करेगा। जैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमें भी भगवान हमारा हेल्प करेंगे। तो आप भी दूसरों का हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर करते हुए स्कूल ग्रुप में शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट्स को बताइए कि बहुत अच्छी तैयारी कराई जाती है, अगर आपको लगती है ऐसी। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को बेस्ट ऑफ लक।